क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर तीसरा जो है मुद्रा बचत एवं साख के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न, कुल संख्या है प्रश्नों की 6। पहला प्रश्न देखिए, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान कैसे करती है? उदाहरण हमें स्पष्ट करना है। तो क्या समझ में आया? तो पहले के समय में व्यापार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए मुद्रा नहीं थी। जब मुद्रा आई और जब मुद्रा नहीं थी तो वहाँ पे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग वहाँ पे प्रयोग किया जाता था। तो मुद्रा का आविष्कार होने के बाद आवश्यकताओं के दोहरा संयोग खत्म हो गया। तो कैसे समाधान करती है मुद्रा, वही हमें बताना है उदाहरण के साथ। तो इस प्रकार आपको लिखना है इसका आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या होती थी, मुद्रा इसे समाप्त करती है। इसे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु नहीं है विनिमय के लिए, ठीक है, वो बाज़ार में कपड़ा खरीदना चाहता है। वो मुद्रा का प्रयोग कर आसानी से कपड़ा खरीद सकता है। तो इस प्रकार दोहरे संयोग की समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, वस्तु मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा इसका आंसर दूसरा का। जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है तब वह वस्तु विनिमय कहलाती है, और जो वस्तु का विनिमय होता है वो वस्तु क्या कहलाती है? वस्तु मुद्रा कहलाती है, ठीक है। तो इसे उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। एक किसान मिठाई खरीदना चाहता है, मिठाई की दुकान पे जाता है और किसान अनाज देता है और बदले में मिठाई लेता है। तो ये अनाज क्या हुआ? अनाज हो गया वस्तु विनिमय, ठीक। तो किसान के लिए वस्तु मुद्रा क्या हो गया? किसान के लिए वस्तु मुद्रा हो गया वो अनाज, ताकि उसके बदले में वो देकर मिठाई लिया है, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति के बचत करने की क्षमता को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। बचत करने की शक्ति, बचत करने की शक्ति या क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आय तथा समाज में उसका वितरण है, ठीक है। और ये लिखते हुए आपको आगे भी लिखना है, वही व्यक्ति यहाँ पे बचत कर सकता है जिसकी आय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे कहा गया है वही व्यक्ति बचत कर सकता है जिसका आय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का आय है, मंथली इनकम है 10,000 रुपये और उसका खर्च है 20,000 रुपये, तो वो बचत नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी आय जो है वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से काफ़ी क्या है? काफ़ी कम है। और एक व्यक्ति है जिसका वार्षिक आय कितना है? 10,000 रुपये ही है, लेकिन उसका जो खर्च है वो 5,000 है, तो आसानी से वो बचत कर सकता है और उसकी आय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक हो जाएगी। तो यही इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का क्या मतलब है? तो कोई व्यक्ति है वो बचत करना चाह रहा है लेकिन कुछ बातों की वजह से वो बचत नहीं कर पा रहा है। वो कौन कौन सी इच्छाएं, बातें हैं जो इच्छा को प्रभावित करती हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। बचत करने की इच्छा भी कई बातों पर प्रभावित होती है। पहला देखिए, तो प्रभावित होती है मनुष्य का भविष्य अनिश्चित होता है, ठीक है। जो लोग दूरदर्शी होते हैं यानी दूर की सोचते हैं, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे अनिश्चित भविष्य के लिए अपनी आय के कुछ भाग अवश्य बचा कर रखते हैं। लोग पारिवारिक स्नेह के कारण भी बचत करते हैं। ये हो गया पहला बात, पारिवारिक स्नेह के कारण भी बचत करते हैं। जिन लोगों में अपने संगे संबंधियों के लिए अधिक स्नेह होता है उन्हें बचत करने की इच्छा अधिक पाई जाती है। एक धनी व्यक्ति को समाज में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा इससे भी धन संग्रह यानी बचत करने की इच्छा प्रभावित होती है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कंजूस या कृपज्ञ होते हैं तथा उन्हें बचत करने की इच्छा अधिक रहती है। वे कष्ट उठाकर अपनी आय की कुछ आवश्यकताओं को असंतुष्ट रखकर भी बचत करते हैं। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। तो ये आपको सभी लिख लेना है। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, साख की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। तो साख का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जिससे भविष्य के विश्वास पे कुछ पैसे लेता है, कुछ वस्तु लेता है, बाद में चुकाने के वादे पर, तो वो साख कहलाता है। और ये साख की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमें बारे में बताना है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है कैसे आपको आंसर करना है। पहले आपको लिखना है यहाँ से, साख की उत्पत्ति का इतिहास मुद्रा से भी अधिक पुराना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में भी भविष्य में भुगतान करने के वादे पर उधार लेने और देने का कार्य होता था। यानी साख काफ़ी पुराना है, मुद्रा के आविष्कार से भी काफ़ी पुराना है। यहाँ तक लिख लेने के बाद आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब नहीं लिखना है। मुद्रा का आविष्कार के बाद साख प्रणाली का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसके बाद और औद्योगिक जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति के प्रगति के साथ साथ साख की भी मांग बढ़ी। बस यही इसका आंसर हो जाता है। जो पॉइंट मैंने बताया उसी तरीके से आपको लिखना है इसका आंसर। तो इसके बाद देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न, साख के गुण या लाभ एक ही बात है, हमें बताना है। तो यहाँ से आपको आंसर करना है, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के संचालन में साख की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे पूंजी की गतिशीलता प्रदान कर उद्योग एवं व्यापार के विकास में अभूतपूर्व योगदान किया है। कौन? साख ने। यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ से प्रारंभ करना है। साख के प्रचलन से पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे जिसके द्वारा बैंकों अथवा अन्य व्यक्तियों के पास बेकार पड़ी हुई पूंजी उन लोगों के पास पहुंच जाती है जो इसका प्रयोग उत्पादक के कार्य में करते हैं। साख का प्रयोग होने से अधिकांशतः लेन देन जो होता है चेक, ड्राफ्ट इत्यादि के माध्यम से होते हैं। इससे मुद्रा की आवश्यकता घट जाती है। साख पत्रों द्वारा लेन देन अधिक सुविधाजनक भी होता है। साख बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है। बस यही आपको लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो समाप्त होता है सेशन आज का लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, धन्यवाद।